हाँ, नमस्ते सर। मेरा नाम प्रियंका गर्ग है। मैं राजस्थान के टोंक जिले की देवली तहसील की निवासी हूँ। मेरी एजुकेशन में सर 10th क्लास मैंने गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल देवली से 2005 में की है। 12th क्लास मैंने गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल देवली से ही 2007 में की। फिर उसके बाद सर मैंने बीएससी किया 2010 में कनौड़िया कॉलेज जयपुर से। फिर एमएससी किया सर केमिस्ट्री से राजस्थान यूनिवर्सिटी से 2012 में। 2013 में सर मैंने बीएड किया एमडीएस यूनिवर्सिटी अजमेर से। उसके बाद से सर 2014 से मैं वर्तमान में सेकंड ग्रेड साइंस टीचर की पोस्ट पर कार्यरत हूँ और मेरे होम टाउन में सर मेरी पोस्टिंग है। एक शिक्षक के रूप में आपको शिक्षा प्रणाली में क्या समस्याएं नजर आती है? सर एक मेरे इस जॉब के दौरान जो मैंने अनुभव किए हैं उनमें सबसे पहली समस्या तो मैं ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों के साथ में भाषा को लेकर देखती हूँ कि भाषा को लेकर समस्या आती है। प्राइमरी सेक्शन में छोटे बच्चे जो हैं वो अपनी मातृभाषा में ही पढ़ते हैं और समझते हैं ज़्यादा। सेकंड चीज़ सर मैंने ये देखा कि जो टीचर्स हम लोग टीचर्स जो होते हैं उनका समय से जो ट्रेनिंग वगैरह नहीं होती, तो हमें वर्तमान परिस्थिति के अनुसार जो टीएलएम है, टीचर्स लर्निंग मटेरियल जो सामग्री है उनका उपयोग करना और वर्तमान परिस्थिति के हिसाब से जो डिजिटल एजुकेशन है इनके बारे में जो है वो ट्रेनिंग की जरूरत है सर। ये दो समस्याएं मुझे नजर आती है। भाषा और एक डिजिटल ट्रेनिंग। जी सर। ये जो भोजन का जो कार्यक्रम चलता है स्कूलों में, जी सर। मील प्रोग्राम, इसके बारे में बताइए। सर ये प्रारंभिक शिक्षा में नामांकन और ठहराव को बढ़ाने के लिए और बच्चों का पोषण स्तर सुधारने के लिए 1995 में लाई गई योजना थी, जिसके तहत कक्षा 1 से 8 तक बच्चों को मध्याह्न भोजन की व्यवस्था विद्यालय में की जाती है। मिड डे मील के बारे में। अच्छा, जो भाषा की आप जो समस्या बता रहे हो, तो नई शिक्षा नीति में भाषा से संबंधित कोई नए प्रावधान डाले गए? जी सर। नई शिक्षा नीति में सर जो प्राइमरी शिक्षा है वो मातृभाषा में देने की बात कही गई है, जिसमें जो छोटे बच्चे हैं वो अपनी मातृभाषा में अपनी प्रारंभिक शिक्षा को पढ़ सकते हैं। इससे उनके जो ज्ञान और समझ का जो गति है सर उसको बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि लोकल लैंग्वेज में बच्चा जितना समझ सकता है सर उतना अन्य भाषा में नहीं समझ सकता। हमारे यहाँ तो क्या राजस्थान में मातृभाषा में अध्ययन होता है? जी सर, नई एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार इसको लागू किया तो जाएगा और मुझे लगता है कि यहाँ पर भी ये लागू होगा। मतलब आप भीलवाड़ा की स्थानीय भाषा क्या है? मेवाड़ी भाषा? सर राजस्थान में ये भाषा को लेकर ये एक विविधता देखने को मिलती है कि यहाँ पर विभिन्न क्षेत्रों के अनुसार भाषाएं बोली जाती हैं। जैसे मेवाड़ी है, मारवाड़ी है, हाड़ौती है। तो मुझे लगता है कि उन्हीं क्षेत्रों से संबंधित भाषाएं इस्तेमाल की जाएगी। अभी ऐसा है कि आप लोग कोई स्थानीय भाषा का प्रयोग कर रहे हो? जी सर, जो यहाँ टोंक क्षेत्र में जो बोली जाती है 84 और जो मिक्स भाषा है जिसमें, क्योंकि सर देवली जो क्षेत्र है वो 4 डिस्ट्रिक्ट से उसकी सीमा मिलती है, तो कभी कभी बच्चों को सर लोकल लैंग्वेज में भी समझाना पड़ता है। थोड़ा शिक्षा नीति पर एक दो बात और करते हैं। नवीन शिक्षा नीति इसमें नया क्या है? जी सर, माफ कीजिएगा, सुनाई नहीं दिया। जो नई शिक्षा नीति है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, इसमें न्यू क्या है? पहले वाली शिक्षा नीति और अभी वाली में क्या चेंजेस है? अच्छा जी सर, नई शिक्षा नीति में सबसे पहले तो जो फॉर्मूला है सर वही चेंज किया गया है शिक्षा का, कि 5+3+3+4 फॉर्मूला के माध्यम से जो छोटे बच्चे हैं प्री प्राइमरी एजुकेशन को भी इसमें शामिल किया गया है। सेकंड चीज सर मातृभाषा है और कक्षा 6 से व्यवसायिक शिक्षा है, जिससे कि जो रोजगार उन्मुख शिक्षा है वो प्राप्त होगी। और सर डिग्री की बाध्यता खत्म करके यहाँ पर मल्टीपल एंट्री और एग्जिट की व्यवस्था की गई है और विषयों के चुनाव में भी सर स्वतंत्रता है। इस नई शिक्षा नीति की कुछ कमियां आपको नजर नहीं आती? इसमें भी कुछ चुनौतियां, कमियां हैं?
सर वर्तमान परिदृश्य के परिप्रेक्ष्य में देखें तो शिक्षा नीति मतलब वर्तमान चुनौतियों पे खरा उतरती है, लेकिन कुछ चुनौतियां हमारे सामने इसमें आ सकती हैं। वो है सबसे पहले सर कि जैसे मैंने पहले बताया कि जो टीचर्स की ट्रेनिंग है, जो टीचर्स की क्वालिटी इन्हेंसमेंट और उनके एक्सपोजर के लिए इसमें कोई प्रावधान अभी तक नहीं किए गए हैं। दूसरी चीज सर की बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षा के साथ साथ सर खेल कूद और अन्य जो गतिविधियां हैं वो भी सुचारू रूप से चलनी चाहिए। तो इस शिक्षा नीति में मुझे उसका अभाव दिखता है। नई वाली नीति में टीचर ट्रेनिंग का कोई पॉइंट नहीं है सर। वर्तमान में जो टीचर कार्यरत हैं उनके लिए कोई ऐसा दिशा निर्देश नहीं है। आने वाले जो टीचर होंगे भविष्य में उनके लिए तो सर 4 वर्ष का जो इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स है वो लागू किया गया है। तो जो राज्य वित्त आयोग है, राजस्थान राज्य वित्त आयोग जी, कौन सा वित्त आयोग लागू है? सर अभी हाल ही में छठा वित्त आयोग जो कि 2025-26 तक के लिए लागू किया गया है। माननीय श्री प्रद्युमन सिंह जी इसके अध्यक्ष हैं। कितने वित्त आयोग बने हुए हैं अभी तक? सर अभी तक 5 वित्त आयोग राजस्थान में बन चुके हैं और ये छठा वित्त आयोग है। पांचों के नाम बता पाएंगे आप अध्यक्षों के? सर मैं कोशिश करूंगी अगर आप अनुमति दे तो। सर जो प्रथम वित्त आयोग के जो अध्यक्ष थे वो कृष्ण कुमार गोयल। सर क्रम से तो नहीं बता पाऊंगी मैं। माणिक चंद्र सुराना जी थे और डॉक्टर बीडी कल्ला साहब और मैडम ज्योति कुमारी जो 5वें वित्त आयोग की अध्यक्ष थी। जी अच्छा, बताएं वित्त आयोग का जो गठन है वो किसके द्वारा, किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? सर राज्यों में वित्त आयोग का जो गठन है वो संविधान के अनुच्छेद 243 आई के अनुसार माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा किया जाता है। एक ये एयर बबल समझौता है। जी सर। पूर्व हुआ एयर बबल समझौता। एयर बबल समझौता पढ़ा है आपने? जी नहीं सर, मैंने इसके बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं प्राप्त की है। मैं करूंगी। अभी इन दिनों एक भाषा चर्चा में है, तुलु भाषा। जी सर। अभी इन दिनों काफी चर्चा। हाँ सॉरी सर, मैं इसके बारे में अवेयर नहीं हूँ। ओके। अच्छा G7 के बारे में बताइए। सर G7 जो है वो विश्व के जो 7 विकसित देश हैं उनका एक गठन है जिसका हाल ही में 47वां जो सम्मेलन है, शिखर सम्मेलन, वो ब्रिटेन के कार्नवल में संपन्न हुआ है। थीम क्या थी इसकी? इसकी थीम थी सर बिल्ड बैक बेटर। बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड। हाँ सर। इसका मतलब क्या है? सर इसका मतलब है कि एक बेहतरीन जो वर्ल्ड है उसका निर्माण करना, या जो निम्न आय वाले देश और पिछड़े देश हैं उन देशों में सर इंफ्रास्ट्रक्चर का व्यवस्था करना और जो विकसित राष्ट्र हैं उनके द्वारा वैक्सीन वगैरह पहुंचाना आदि डेवलपमेंट करना। भारत ने जो भारतीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसमें भाग लिया था वर्चुअली, तो उसमें उन्होंने प्रमुख क्या मैसेज दिया है? सबसे प्रमुख मैसेज क्या था इनका? सर माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा 13 जून को इसके जो 2 सेशन थे उनमें वर्चुअली भाग लिया गया था। उसमें उन्होंने वन अर्थ वन हेल्थ का एक मंत्र दिया और दूसरी चीज सर उन्होंने सुरक्षित साइबर वर्ल्ड की स्थापना के लिए मतलब आह्वान किया है विश्व से। वन अर्थ वन हेल्थ का क्या मतलब है? वन अर्थ वन हेल्थ का मतलब सर जैसे ये अभी जो कोरोना महामारी चल रही है इसमें सभी देशों को मिलकर के इस प्रकार की महामारी से लड़ना और जिन देशों को जरूरत है निम्न आय वाले और पिछड़े देशों को उनकी मदद करना, जहां तक मैं समझ पा रही हूँ सर। आसपास बहुत अच्छा प्रदर्शन प्रिया जी, प्रियंका जी बहुत अच्छे उत्तर दे रहे हो आप। बस फैक्चुअल उत्तर थे तो आप नहीं दे पाए हो, मैं उसको रिव्यू कर लेता हूँ। गौतम सर आ चुके हैं,
देखें, परिचय जब भी देवें तो अपना नाम नहीं बतावें, क्योंकि जी सर। को नाम नहीं दिया जाता है वहाँ। और शिक्षा प्रणाली में उत्तर आपके अच्छे हैं, बस एक डिजिटल ट्रेनिंग वाला जो आपने पॉइंट बताया है इसके बारे में और भाषा के बारे में इसको और कंफर्म करें कि नई शिक्षा नीति किस प्रकार से, क्योंकि आप टीचर हैं तो आपका एक सेगमेंट तो एजुकेशन पॉलिसी पे जाएगा ही, तो इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें। मिड डे मील वाला थोड़ा और देखें डिटेल में। मातृभाषा वाला पॉइंट आपका अच्छा था। और जो एयर बबल समझौता है ये भारत श्रीलंका के मध्य हुआ था, जब कोरोना काल के दौरान यात्रियों की आवाजाही को अनुमति दी गई थी जी भारत सर। श्रीलंका के लिए आपस में, उसको बबल समझौता कहा गया। तुलु भाषा है, अभी ये एक मांग की जा रही है इस भाषा को 8वीं अनुसूची में डालने की। ये भाषा केरल और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित कुछ जिले हैं, वहां पर लगभग 12 लाख लोगों द्वारा बोली जाती है। जी सर। काफी प्राचीन भाषा है, अभी इन दिनों चर्चा में है और 8वीं अनुसूची में इसको डालने की मांग की जा रही है। वहाँ कोलाकोंड और इस प्रकार के जो जिले हैं उनमें ये बोली जाती है। और G7 में जो P3W जो आपने बताया है, इस वाला पॉइंट जरूर ऐड करें कि ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो इंटर रिलेटेड किया जाएगा, जो विश्व के देशों को, जो विकासशील देशों को जोड़ने की जो योजना है $40 ट्रिलियन की, ये चीन की जो BRI प्रोजेक्ट है उसको काउंटर करने के लिए इसको लाया जा रहा है, ताकि ये देश चीन के ऋण जाल में नहीं फंसे और उनको बचाया जा सके, चीन को काउंटर किया जा सके। ये पॉइंट आप इसमें जोड़ें। प्लस और साइबर जो अटैक हैं उन मुद्दों को भी इसमें उठाया गया था, ये भी आप देखें। मोदी जी वाला पॉइंट आपका अच्छा था, इसमें एक पॉइंट और ऐड करें कि मोदी जी ने ये मांग की कि जो टीकों पर जो पेटेंट है उसको हटा जाए, ताकि पूरी दुनिया में कम सस्ते दर पर टीकों की सप्लाई की जा सके। जी सर। वन अर्थ वन हेल्थ मुद्दा सही है। ओवरऑल देखें प्रियंका जी तो बहुत अच्छा प्रदर्शन, लगभग जो उत्तर आप दे पा रहे हो बहुत अच्छे से कैंडिडेट भी इतने ही उत्तर दे पाते हैं। इस ऑल द बेस्ट, बहुत बहुत शुभ। थैंक यू सर। थैंक यू सर। जी गौतम सर हमारे साथ हैं प्रियंका गर्ग। हेलो। नमस्ते सर। हाँ, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। हाँ प्रियंका जी, यू बिलोंग्स टू देवली? जी सर। ये टोंक वाली देवली में? हाँ जी सर, टोंक देवली। अच्छा, आपने केमिस्ट्री से किया है? जी कहाँ से किया था आपने? सर, राजस्थान यूनिवर्सिटी से 2012 में। गुड गुड गुड। आप यू आर इन टीचिंग जॉब, जो है एजुकेशन में है आप? जी सर। गुड। तो वहाँ पर अभी एजुकेशन डिपार्टमेंट में क्या पढ़ाते हैं? सर मैं जनरल साइंस पढ़ाती हूँ 6 to 10th क्लास। गुड 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 गुड। तो आपको तो एजुकेशन का मतलब जो है ना, साइंस में तो आपको केमिस्ट्री है तो आपको तो बहुत अच्छा नॉलेज होगा। जी सर। तो आपको केमिस्ट्री से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्योंकि वहां पर भी ऐसा होता है कि जो आप जिस जो ना फील्ड के हैं, जिस सब्जेक्ट के हैं उससे रिलेटेड पूछे जाते हैं क्वेश्चन। जी तो सर। मैंने कुछ क्वेश्चन आपके लिए रखा हूं मैं आपके। एक ही प्रकार के परमाणु किन में मिलते हैं? सर एक ही प्रकार के परमाणुओं से जो पदार्थ बनते हैं उन्हें हम तत्व कहते हैं सर, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, इस तरह से। नहीं, वो एक ही प्रकार के परमाणु किन चीजों में मिलते हैं मतलब? सर किसी भी पदार्थ में। हाँ, गुड गुड। अमोनिया खाद किस तरह की संरचना मानते हो आप, एक तरह से इसको? अमोनिया खाद? हाँ, फर्टिलाइजर है, वो किस तरह की रचना है, क्या है वो एक तरह से आपके केमिस्ट्री की लैंग्वेज में? सर ये जो अमोनिया NH3 है, ये उसका फॉर्मूला है। इसमें एक नाइट्रोजन परमाणु और 3 हाइड्रोजन परमाणु से मिलकर ये बनता है। तो उसको आप एक तरह से केमिस्ट्री की लैंग्वेज में सीधे एक वर्ड में क्या कहेंगे? सर ये एक कंपाउंड है। गुड गुड गुड। वायु तत्व जो है, जो हमारे एयर है, जो है ना पृथ्वी पर चलने वाली, वो किस रूप में केमिस्ट्री में देखी जाती है? उसका आप कंटेंट क्या मानते हैं? सर वायु को हम एक विभिन्न गैसों का मिक्सचर मानते हैं। गुड।
ऐसे तत्व जिनमें धातु व अधातु दोनों गुण पाए जाते हैं, क्या कहते हैं उस चीज को आप? सर उसे हम उपधातु कहते हैं, अरे जिसमें वाह, धातु और अधातु के गुण होते हैं दोनों, जैसे बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सर उपधातु कहलाते हैं। गुड गुड गुड, बहुत अच्छा। परमाणु सिद्धांत की खोज किसने की थी? सर परमाणु सिद्धांत की जो है वो जॉन डॉल्टन द्वारा दिया गया था। उन्होंने बताया था कि परमाणु किसी भी पदार्थ का सबसे छोटा कण होता है जिसे हम और अधिक विभाजित नहीं कर सकते। गुड। अभी आप कहाँ पर जो है ना पोस्टिंग है आपकी? सर मेरे होम टाउन में मेरी पोस्टिंग है, देवली में। अच्छा, गुड। तो स्कूल तो बहुत सारे होंगे, उसमें से कौन से स्कूल में है आप? सर जो देवली तहसील हेडक्वार्टर है वहां से 3 किलोमीटर दूर है मेरी स्कूल। देवली गांव है, जो पुराना देवली जो है वहां पर है। अच्छा, तो आप अगर जैसे इसमें आते हैं स्टेट सर्विसेज में, तो आप क्या कंट्रीब्यूट करना चाहेंगे? आपका जिंदगी का मकसद क्या है कि भाई ये मुझे जरूर करना है समाज के लिए? सर प्रशासनिक सेवा में आने के बाद मुझे मौका मिलता है तो मैं सर शिक्षा के साथ साथ ही जो अन्य क्षेत्र हैं सामाजिक विकास के, जैसे स्वास्थ्य है, सुरक्षा है और कानून व्यवस्था है, राजस्व है, आपदा प्रबंधन है, सर इन सब क्षेत्रों में मैं सर लोगों के साथ मिलकर लोगों के लिए काम करना चाहूंगी। वेरी गुड, वेरी गुड। मुझे आपका मौका मिलता है नहीं, मैं सेलेक्ट होंगी, आप कॉन्फिडेंस रखना ये बात का, क्योंकि जी सर। मुझे लगता है कि यू विल सेलेक्ट डेफिनेटली। जी सर, थैंक यू। पृथ्वी की आयु का आकलन आप कैसे करते हैं? केमिस्ट्री की भाषा में कैसे आप कैलकुलेट करेंगे इसको कि इसकी आयु इतनी है, या कैसा पता लगाते हो आप इसको? व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ दिस आप कैलकुलेशन? सर मैं अनुमान लगाना चाहूंगी, मैं श्योर नहीं हूँ। कार्बन डेटिंग से हम पता करेंगे, जैसे जो चट्टानें वगैरह होती हैं इनके नमूने लेकर के, और कार्बन डेटिंग के माध्यम से हम पता कर सकते हैं। नहीं, कार्बन डेटिंग इज डिफरेंट थिंग। अच्छा। कार्बन डेटिंग तो क्या होता है कि किसी जो सिविलाइजेशन है, जी सर। सिविलाइजेशन के कोई भी चीज का, जैसे वहां पर कोल मिला है और उसके आधार पर यू डिसाइड कि ये इसकी जो है कितनी डेट है का मतलब ये है, ये सिविलाइजेशन कब थी। जी लेकिन सर। आई एम आस्किंग अबाउट पृथ्वी की आयु। तो सर पृथ्वी की आयु जब ये अंतरिक्ष या सूर्य के गोले से टुकड़े से अलग होकर पृथ्वी बनी थी, तो सर उससे हम पता लगा सकते हैं। बाकी सर मुझे अभी याद नहीं आ पा रहा ठीक से। चलिए, हाँ, कोई बात नहीं, ये सब कुछ नहीं। अच्छा, ये एक बात बताइए, केमिस्ट्री का प्रशासन से क्या योगदान मानते हो आप? सर जैसे केमिस्ट्री विषय में सर किसी भी एक्शन, कोई भी जब आपस में केमिकल रिएक्शन होती है तो एक्शन का एक रिएक्शन होता है। तो इसी थ्योरी को हम सब प्रशासन में कोई भी प्रशासनिक निर्णय लेते समय हम इस थ्योरी से कोरिलेट उसको कर सकते हैं कि हमारे किसी एक्शन से पब्लिक का क्या रिएक्शन होगा। साथ ही साथ सर जो डिजास्टर मैनेजमेंट या पोल्यूशन कंट्रोल हैं उनमें भी हम वैज्ञानिक तरीकों से सर केमिस्ट्री का उपयोग कर सकते हैं। एक हीगल है, एक हीगल दार्शनिक था, उसका सुना है नाम कभी जिंदगी में? मतलब जिंदगी में नहीं, मतलब इस अब तक के, सॉरी, कभी हीगल एक दार्शनिक था जर्मनी का। उसने कहा था एक्शन की एंटी एक्शन या क्रिया, क्रिया की क्रिया होती है। प्रतिक्रिया, हाँ हाँ, हाँ, क्रिया का प्रतिक्रिया नियम। क्रिया प्रतिक्रिया की फिर जो है एंटी वो उसकी संश्लेषण, उसके अच्छा। एंटीथेसिस, थीसिस, जी। हाँ, एंटीथेसिस एंड सिंथेसिस। जी सर। थीसिस, एंटीथेसिस एंड सिंथेसिस। आप जो है वहां पर कोई भी घटना हुई तो पहले यू मतलब आप उसको ये देखेंगे कि इसका कारण क्या है? जी सर। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा ही आपका जो है ये जवाब है। राज्य सेवा में शिक्षा के स्तर को किस तरह सुधारना चाहेंगे आप? किस तरह से आपके एरिया में एसडीएम लगे हैं आप, देन व्हाट विल यू डू? आप किस तरह से कंट्रीब्यूट करना चाहेंगे? सर एज ए एसडीएम में जो है मेरे एरिया में जो ड्रॉप आउट्स बच्चे हैं, सबसे पहले सर उनको पर्सनली एड्रेस करके उनको वापस स्कूली शिक्षा से जोड़ूंगी।
सेकंड चीज सर कि नामांकन वृद्धि में मैं अपना काम करना चाहूंगी। इसके लिए सरकार द्वारा एजुकेशन डिपार्टमेंट में जितनी भी स्कीम्स चलाई जा रही हैं उन्हें जन चौपाल और बाल उत्सव सभाओं के माध्यम से मैं लोगों तक पहुंचाना चाहूंगी। और सर लोगों में शिक्षा के प्रति, स्पेशली बालिका शिक्षा के प्रति सर मैं काम करना चाहूंगी। एक स्वच्छता के लिए आप क्या जो है तकनीक अपनाएंगे जिससे कि आपका एरिया स्वच्छ सुंदर रहे, बढ़िया सा लुक रहे, लोग माने कि हाँ ये जो है प्रियंका जी का एरिया है जो एक बहुत सुंदर है। उसके लिए व्हाट विल यू डू? सर उसके लिए जो मैं 3R जो कंसेप्ट है, रिड्यूस, रिसाइकल, रीयूज, वो अपनाने के लोगों को मोटिवेट करूंगी कि कम से कम संसाधनों में हम अपना काम चलाएं और जो हमारी पृथ्वी और पर्यावरण है उसको सुरक्षित और स्वच्छ बनाए रखें। वेरी गुड। आप कहाँ पोस्टिंग चाहेंगे सबसे पहले? अगर आपको जैसे बन गए आप RS, देन व्हाट विल यू डू? आप किस तरह से पोस्टिंग चाहेंगे आप? सर मैं राजस्थान की किसी भी एरिया में पोस्टेड होने के लिए प्रिपेयर हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत ही अच्छा जवाब आपका। प्रियंका जी, मैंने आपके लिए केवल 11 क्वेश्चन तैयार किए थे एंड एक क्वेश्चन आपका है कि पृथ्वी का आयु का आकलन आप कैसे करेंगे? यूरेनियम डेटिंग से। जी सर मिस हो गया मुझसे, यूरेनियम डेटिंग से। हाँ, और वो कार्बन डेटिंग जो है वो दैट इज फॉर सिविलाइजेशन के लिए। जी कि सर। सिविलाइजेशन का मतलब जैसे साइट मिली है आपके उदयपुर का जो ना वो है अहाड़ है एरिया, आहट सभ्यता है। वहाँ अहाड़ है, तो उसकी डेटिंग के लिए आप जो है ना उसका पता लगाएंगे कि यहाँ की कार्बन डेटिंग, ये यहाँ पर सभ्यता का कब विकास हुआ था और कालीबंगा में कब हुआ था। एंड जो है ना वो जी जो सर है ये ना, तो वो दैट इज फॉर जो है ना मतलब सिविलाइजेशन के डेटिंग के लिए। लेकिन हमारी सर। पृथ्वी के लिए है यूरेनियम जो है ना डेटिंग से आप पता करेंगे इसके। तो मैं प्रियंका जी आपको कह सकता हूँ कि योर जो है ना स्टडी इज वेरी गुड, और आपका जो है ना मैं मानता हूँ डेफिनेटली अच्छा ही होगा। ईश्वर आपको बहुत अच्छा जो है ना दे, आपको पोस्टिंग मिले, आपको सिलेक्शन हो। आई विश फॉर द बेस्ट, विश यू बेस्ट। जी सर, थैंक यू सर। जी राजेश सर। प्रियंका जी सुन पा रहे हैं? जी सर, नमस्ते सर। प्रियंका जी आप टोंक जिले से हैं? जी सर। तो मुझे बताएंगे टोंक नामकरण कैसे हुआ? सर प्राचीन काल में यहाँ पर टोरा और टोकरी नामक गांव थे, तो वहीं से टोंक शब्द की सर उत्पत्ति मानी जाती है। अच्छा, तो अंग्रेजों का क्या रोल रहा है इसके पीछे? सर अंग्रेजों का यहाँ सन 1817 में सर ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा सरदार होलकर के मध्य जो संधि हुई थी, उससे ये टोंक जो क्षेत्र है वो अंग्रेजों के पास आ गया था और यहाँ शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए अंग्रेजों द्वारा इसे अमीर खां पिंडारी को जागीर के रूप में दे दिया गया, जहाँ से अमीर खां पिंडारी को टोंक का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अच्छा, यहाँ पर ऊंट की कुर्बानी दी जाती है? दी जाती थी सर। हाँ, वही मैं जानना चाह रहा था, अभी भी नहीं दी जाती है? कब ये बंद हुई थी ये प्रथा इसमें? सर ये यहाँ के नवाबों के द्वारा जो ईद उल जुहा है उसके अवसर पर मुबारक महल में दी जाती थी। 1914 में सर इस पर रोक लगा दी गई, लेकिन पूर्णतया रोक सर इस पर 2014 से जब से ऊंट पशुधन श्रेणी में राज्य पशु बना है तब से ये पूरी तरह से बंद है सर। बहुत अच्छी बात। मुझे ये बताइए, इसका टोंक का राजस्थान में विलय कब किया गया? सर टोंक का राजस्थान में विलय तीसरे चरण में हुआ था, जब नहीं सर माफ कीजिएगा, दूसरे चरण में टोंक का राजस्थान में विलय हुआ था जब पूर्व राजस्थान बना था 25 मार्च 1948 को, जब 9 रियासतें भी साथ में शामिल हुई थी तब। अच्छा, क्या नाम था दूसरे चरण में? पूर्व राजस्थान या राजस्थान संघ भी कहते हैं इसको। जी। अच्छा,
ये टोंक के उद्योगों के बारे में बताइए आप। सर टोंक सर औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ जिला माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर सर लघु और कुटीर उद्योगों की तो अधिकता है, जैसे बीड़ी उद्योग है, नमदा, गलीचा, सूती वस्त्र उद्योग। पर सर वृहद जो उद्योग इकाइयां हैं सर, उनका अभाव यहाँ देखने को मिलता है। इसके पीछे क्या कारण है? सर इसके पीछे सबसे बड़ा कारण तो कि जैसे कनेक्टिविटी की समस्या है यहाँ पर सर। जैसे परिवहन के सीमित मार्ग सिर्फ सड़क मार्ग हैं, रेल नहीं है, इसलिए जो कच्चा माल है या निर्मित माल है उसका ट्रांसपोर्टेशन में समस्या आती है। और साथ ही साथ सर उद्योगों के जो नए क्षेत्र हैं वो तलाशे नहीं गए हैं अभी, हमें तलाशने की आवश्यकता है जहाँ संभावनाएं हैं। अच्छा, एक ये चार बेद के बारे में बताइए मुझे, चार बेद क्या है? सर चार बेत एक लोक गायन शैली है जो राजस्थान में एकमात्र टोंक में ही गाई जाती थी। ये चार चार दोहों के रूप में होती है, इसीलिए इसे चार बेत कहा जाता है। ये युद्ध के समय सर सैनिकों का उत्साह बढ़ाने के लिए घुटनों के बल खड़े होकर गाए जाने वाली एक कव्वाली की तरह एक शैली है, चार बेत शैली। अच्छा, ये कल्याण जी का जो मेला लगता है, जी सर। उसका कोई सांप्रदायिक महत्व भी है क्या? जी सर। बताइए। सर जो हिंदू धर्म के अनुयायी जो हैं कल्याण जी के, वो जिसे इन्हें कल्याण ढरी या डिग्गीपुरी का राजा कहते हैं, उसी तरह से सर मुस्लिम समुदाय भी इन्हें मानता है। कल्हण पीर के नाम से इन्हें मुस्लिम समुदाय में माना जाता है। अच्छा, इनका मेला कब लगता है कल्याण जी का? सर इनका मेला साल में 3 बार लगता है। सबसे पहले तो सर भाद्रपद शुक्ल एकादशी को सबसे बड़ा मेला लगता है, हरियाली अमावस पे भी लगता है, और एक सर पूर्णिमा में लगता है, माघ पूर्णिमा में लगता है। अच्छा, एक जामा मस्जिद है आपके वहाँ, जामा मस्जिद, जी सर। क्या जानकारी है आपको? सर मुझे इसकी बस इतनी ही जानकारी है कि ये टोंक में है स्थित है और प्रसिद्ध जामा मस्जिद है सर। अच्छा, इसमें सोने की चित्रकारी है और इसका निर्माण अमीर खंडारी ने शुरू करवाया था। ये थोड़ा सा फैक्ट आप याद रखें। अच्छा, एक अरबी फारसी शोध शोध संस्थान है वहाँ। जी सर। ये सर उर्दू साहित्य को संरक्षित रखने के लिए और शोध और अनुसंधान के लिए 1974 में स्थापित हुआ था। इसे सर कसरे इल्म और साहित्य सेवियों की शरण स्थली के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर सर औरंगजेब द्वारा लिखी गई आलमगीरी कुरान और शाहजहां द्वारा लिखी गई कमाले कुरान की आयतें सुरक्षित हैं। अच्छा, आप बता रहे हैं उर्दू और मैं शब्द बोल रहा हूँ अरबी और फारसी, अलग अलग कैसे? सर माफ कीजिएगा सर, मैं खुद अब इसको जाकर पढ़ूंगी, अभी मुझे याद नहीं चलिए, आ रहा सर। कोई बात नहीं। अच्छा, अभी इसका नाम चेंज कर दिया गया है? जी सर, इसका नाम अभी वर्तमान में मौलाना अब्दुल कलाम आजाद अरबी फारसी शोध संस्थान है। अच्छा, कौन थे ये मौलाना साहब, क्यों सर रखा ये गया? सर ये स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद जी। वेल, चलिए प्रियंका जी रिव्यू कर लेते हैं थोड़ा सा। आपको टोंक जिले की तो पूर्ण जानकारी है, लगभग एक भी प्रश्न आपने गलत नहीं बताया। सारे उत्तर आपके राइट थे। एक इसमें आपको मैंने पूछा कि उर्दू और अरबी फारसी इनमें जी डिफरेंस कैसे है, तो आप याद रखिएगा अरबी और फारसी का मिश्रित रूप उर्दू है। जी। बाकी आपने सभी आंसर सच्चे दिए। पूरा राजस्थान कवर करिए। ये आपका कौन सा मॉक है, फर्स्ट है सेकंड? जी सर फर्स्ट है। इसलिए मैंने इसमें टोंक ही कवर किया है। आप पूरा राजस्थान कवर करें और शुभकामनाएं आपको। जी सर, थैंक यू। बढ़िया। थैंक यू सर। जी सर। गौतम सर हमारे